हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी फार्मेसी इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्स डिस्पर्जन में इमल्शन के बारे में। और इमल्शन में हम देखने वाले हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन की आखिरकार एक इमल्शन को बनाने में किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है वो हम देखने वाले हैं विद द एग्जांपल्स। नाउ नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन कि एक ऑयल और एक वाटर फेज को मिलाकर हमें एक स्टेबल इमल्शन तो नहीं मिल पाता है क्योंकि थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है, बट इसको आखिरकार स्टेबल कैसे बनाना है वो हम थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन में हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट लगेगा। अब मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि जैसे कि इमल्शन में आप जान रहे हैं कि इमल्शन हमारा बायफेजिक होता है, तो एक ऑयल होगा और एक वाटर होगा। इन दोनों फेज की तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, पर साथ ही साथ हमें और किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जरूरत होगी सर्फेक्टेंट की। सर्फेक्टेंट क्या करता है? सर्फेक्टेंट करता है इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस। अब ये इंटरफेशियल टेंशन क्या होती है? देखिए, इंटरफेशियल मतलब इंटरफेस, जो दो फेज के बीच में टेंशन जनरेट होगी वो इंटरफेशियल टेंशन होगी, जैसे ऑयल और वाटर के बीच। तो इसकी जो इंटरफेशियल टेंशन है ये सर्फेक्टेंट हमारा रिड्यूस करेगा। उसी के साथ हम बात करेंगे एंटीऑक्सीडेंट की। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट? एंटीऑक्सीडेंट्स वो कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक दें, विच कैन प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। सो थर्ड हमारा आता है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव का क्या काम होता है? प्रिजर्वेटिव का हमारा काम होता है जो ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक दे। उसी के बाद फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट हमारा डिफरेंट फ्लेवर्स डिफरेंट मेनली प्रोवाइड कराने के लिए हम फ्लेवरिंग एजेंट यूज करते हैं। सो ऑयल और वाटर फेज के अलावा हम ये चार कंपाउंड्स यूज करते हैं जिससे कि हमारा एक अच्छा इमल्शन बनता है। सो चलिए अब डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मुलेशन में ही सर्फेक्टेंट, एंटीऑक्सीडेंट, प्रिजर्वेटिव और फ्लेवरिंग एजेंट को हम देखते हैं इंडिविजुअली। सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करूंगा कि इमल्शन में सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, जैसे कि इमल्जेंट। अब मैं यहां पर क्लियर करूंगा, सर्फेक्टेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक स्पर्म लाइक होता है। क्यों, मैं यहां पर क्लियर करता हूं। अब इस चीज को आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए, सर्फेक्टेंट के जो अपर पोर्शन, जो हेड पोर्शन होता है वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है, मतलब पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक। और दूसरा जो टेल होती है वो लिपोफिलिक होती है, लिपोफिलिक टेल होती है। याद रखिएगा, मतलब लिपिड लविंग होता है। तो इसके नेचर को समझाने के लिए, सर्फेक्टेंट के नेचर को समझाने के लिए, इसीलिए ग्रिफिन ने एचएलबी स्केल दिया था। ग्रिफिन, देखिए यहीं से ग्रिफिन आया था। ग्रिफिन ने क्या बोला कि मैं एचएलबी स्केल दूंगा। एचएलबी का क्या मतलब होता है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, मतलब हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक का बैलेंस बताया ग्रिफिन ने, तो उन्होंने एचएलबी स्केल दिया। तो ये तो रही एक कॉन्सेप्ट की बात। अब यहां पर सर्फेक्टेंट पर मूव करते हैं कि जो सर्फेक्टेंट हमारे इमल्शन में यूज होंगे वो हमारे इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह यूज होंगे और उनको हम इमल्जेंट भी बोल सकते हैं। सो अब इनका काम क्या होता है इमल्शन में? ये क्या करेंगे? इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करेंगे। किस किस के बीच की? एक ऑयल फेज के, एक वाटर फेज के, क्योंकि इंटरफेज बोला गया, दो फेज के बीच में, दो फेज के बीच में जो टेंशन जनरेट होगी उसको इंटरफेशियल टेंशन होगा। ठीक है, अब यहां पर मैं क्लियर करूंगा ये काम कैसे करेंगे। देखिए, ये कोएलेसेंस ऑफ ड्रॉपलेट्स, कोएलेसेंस होने से बचाएंगे। ठीक है, मतलब जुड़ाव जमाव होने से बचाएंगे और स्टेबलाइज करेंगे हमारे सिस्टम को। कैसे? बाय एक्टिंग एज अ बैरियर टू ड्रॉपलेट्स, मतलब ये आपस में स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखेंगे। अब यहां पर फोर्थ पॉइंट बोला गया कि सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई किया गया है कि उसके अंदर वाटर ग्रुप भी होता है और फैट सोल्यूबलाइजिंग ग्रुप भी होता है। अब यहां पर यही बताया मैंने। देखिए, वाटर ग्रुप मतलब हाइड्रोफिलिक बताया, हाइड्रोफिलिक ये वाटर ग्रुप हुआ, दूसरा फैट सोल्यूबलाइजिंग ये लिपोफिलिक हुआ। सो यहां पर हमने सर्फेक्टेंट क्लियर किया। अब सर्फेक्टेंट के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन। यहां पर कि कहां कहां से ओरिजिन हो सकता है, क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि नेचुरल में हमारा आता है गम अकेशिया, अगार, पैक्टिन, स्टार्च एंड जिलेटिन। उसी के बाद सेमी सिंथेटिक में मिथाइल कार्बोक्सी, मिथाइल सोडियम कार्बोक्सी, एंड सिंथेटिक में हमारा आ जाता है एनायनिक, कैटायनिक और नॉन एनायनिक, जो कि आपके जीपैट एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसी के साथ मैं बात करता हूं इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट की। इनऑर्गेनिक सर्फेक्टेंट में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेंटोनाइट एंड कार्बोवैक्स हम यूज करते हैं। सो चलिए मूविंग करते हैं। अब यहां पर हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
यहां पर टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट में सबसे पहले मतलब यहां पर मैं क्लियर करूंगा चार्ज हैं जो जिसपे एनायनिक होगा, यहां पर ये और अच्छे से क्लियर कर देंगे। देखिए दिस इज द नॉन एनायनिक, मतलब नॉन एनायनिक मतलब ना तो इस पर कोई चार्ज है ना इस पर कोई चार्ज है। एनायनिक में देखिए एनायनिक में माइनस चार्ज दे दिया गया, तो एनायनिक का एग्जांपल क्या है? सोडियम लॉरियल सल्फेट जिसकी HLB वैल्यू 40 बताई गई है, ये भी एक चीज याद रखिएगा। ट्रेटेनॉन X200, सोडियम एसिटाइल सल्फेट, डॉक्यूसेट आर दी बेस्ट एग्जांपल। कैटायनिक में देखिए कैटायनिक में पॉजिटिव चार्ज दिया गया हाइड पोर्शन पे, और यहां पर उसके एग्जांपल हैं बेंजलकोनियम क्लोराइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम एंड सेट्रीमाइड। उसी के साथ नॉन एनायनिक में ट्विन, स्पान, मिर्च, ब्रिज एंड डाइथेनोलामीन, PEG एंड ट्विन AT आर द बेस्ट एग्जांपल। वहीं पर एम्फोटेरिक में देखिए दोनों चार्ज हैं, माइनस भी है पॉजिटिव भी है, एनएल्काइल अमीनो एसिड एंड लेसिथिन एंड बीटेन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट। सो यहां पर हमारा सर्फेक्टेंट का पॉइंट क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक यहां पर इंपॉर्टेंट रूल दिया गया है जो है बेनक्रॉफ्ट रूल। देखिए बेनक्रॉफ्ट रूल एक रिश्तेदारी बताता है, किस किस के बीच में रिश्तेदारी बताता है कि आपका किस तरह का इमल्सिफाइंग एजेंट है। अब जब भी मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट बोला तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर्फेक्टेंट मतलब क्योंकि सर्फेक्टेंट को इमल्सिफाइंग एजेंट बोला गया है, ठीक है। और किस तरह का इमल्शन बना, मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि आपका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट और किस तरीके का इमल्शन फॉर्म हो रहा है, ये इन दोनों के बीच में रिश्तेदारी बताता है। चलिए अब मैं इस चीज को और अच्छे से क्लियर कर देता हूं यहां पर कि देखिए अगर सर्फेक्टेंट मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट, सर्फेक्टेंट हमारा अगर मोर सॉल्युबल है वाटर में, तो मतलब ये नेचर ही तो बता दिया कि सॉल्युबल है वाटर में, ये नेचर पता लग गया, तो हमारा O/W इमल्शन बनेगा। तो यहां पर देखिए ये बोल दिया कि टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म, तो इन दोनों के बीच का रिश्ता हमें बेनक्रॉफ्ट बताता है। अगर सर्फेक्टेंट हमारा ऑयल में सॉल्युबल है तो W/O इमल्शन हमारा बनेगा। तो यहां पर बेनक्रॉफ्ट रूल क्या बताता है? रिलेशनशिप देता है बिटवीन नेचर ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट एंड टाइप ऑफ इमल्शन फॉर्म्ड। तो आगे बढ़ते हैं, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारा ऑक्सीडेशन रोक सके, एग्जांपल है प्रोपाइल गैलेट, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम बोला गया विटामिन सी, टोकोफेरॉल को बोला जाता है विटामिन ई, एटसेट्रा आर यूज्ड एज एन मेनली एंटीऑक्सीडेंट। और प्रिजर्वेटिव में हमारा यूज किया जाता है जो ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रोक सके, एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, मिथाइल पैराबीन, क्लोरोफॉर्म वाटर एंड क्लोरोक्रेसोल एंड फिनॉक्सी इथेनॉल आर दी बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रिजर्वेटिव। वहीं पर फ्लेवरिंग एजेंट हमारे यहां पर 4 टेस्ट में डिफाइन किए गए हैं, जैसे कि बिटर का जो होता है वो एग्जांपल है फ्लेवर्स का वाइल्ड चेरी, वॉलनट, चॉकलेट, मिंट एंड अनीज, मतलब बिटर टेस्ट के लिए ये कंपाउंड्स रेस्पॉन्सिबल बताए गए हैं। वहीं पर सॉल्टी में अगर देखें पीच, बटर स्कॉच, वेनिला, विंटर ग्रीन मिंट एंड एप्रिकॉट। वहीं पर सोर की अगर मैं बात करूं लिकराइस, रूट बियर, सिट्रस फ्लेवर्स और रेस्पबेरी। एंड एक्सेसिवली स्वीट में बात करें तो यहां पर वेनिला, फ्रूट एंड बेरी आर द एग्जांपल्स। सो यहां पर हमने बात किया क्या है एंटीऑक्सीडेंट, सर्फेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट, एंड आई होप फॉर्मुलेशन हमारा यहां पर कंप्लीट होता है। उसी के साथ अब हम यहां पर बात करते हैं थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन की। अब इस चीज को आप ऐसे सोचेंगे कि हमें तो कहीं पर ना तो कॉलेज में समझ में आया ना हमारी कोचिंग में समझ में आया, पर इसको यहां पर हम समझ के रहेंगे। अब आप ये सोचिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन पढ़ने के लिए। अब मैं सिंपल सी एक बात क्लियर करता हूं, आपके पास कोई एक ड्रॉपलेट है, कोई एक ड्रॉपलेट है, ये बड़ी ड्रॉपलेट है। अगर आप अब ऑफ कोर्स आप ऑयल को भी यूज कर रहे हो, वाटर को भी यूज कर रहे हो, लेट सपोज कोई भी एक ड्रॉपलेट है। अब इस ड्रॉपलेट को आपको छोटा तो करना पड़ेगा एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए। अब आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। इसका नाम मैंने रख दिया ए और इसका नाम रख दिया बी। अब देखिए इसका जो ए का सरफेस एरिया वो ये है, और जो बी का सरफेस एरिया है, बी का हर पार्टिकल का अपना सरफेस एरिया है, बी का हर पार्टिकल का अपना सरफेस एरिया, ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ए का सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स बी का होगा, क्योंकि स्मॉलर द पार्टिकल, ये कहानी हमेशा याद रखिएगा, स्मॉलर द पार्टिकल लार्जर द सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया,
ठीक है, तो अब इसका मतलब सरफेस जो फ्री एनर्जी होगी वो भी यहां पर ज्यादा होगी, सरफेस फ्री एनर्जी होगी। तो इसीलिए मैंने बोला यहां पर ये जो हुआ ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गया। आपने जो पढ़ा है ना आज तक थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, ये यहां पर अभी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो अब इसको स्टेबल करने के लिए, इस थर्मोडायनेमिकली इन मॉलिक्यूल्स इन ड्रॉपलेट्स को स्टेबल करने के लिए हम बहुत सारे थ्योरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 3 थ्योरी की बात करेंगे। तो अभी तक जितना मैंने बताया वो मैं आपको एक स्टेटमेंट वाइज समझा देता हूं। देखिए यहां पर वन लिक्विड ड्रॉप इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, यस यहां पर कर दिया गया है। लीड्स टू इंक्रीज इन सरफेस फ्री एनर्जी, सरफेस फ्री एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है स्मॉल पार्टिकल्स की, और थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो गए हैं। अब ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल को हमें स्टेबल बनाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट, या मैंने बोल दिया यहां पर सरफेक्टेंट भी हम बोल सकते हैं। तो अब इन सरफेक्टेंट को यूज करके देखिए इन ड्रॉपलेट्स को हमें स्टेबल करना है। अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इनको स्टेबल करना है। यहां पर क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन का। तो सबसे पहली थ्योरी आती है हमारी, मेनली ये थ्योरीज जो आई हैं वो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ फिल्म दे फॉर्म, मतलब जो ऑयल है, जो वाटर फेज है, इनके ऊपर कैसी कैसी ड्रॉपलेट्स, कैसा फॉर्म होगा कि जिससे कि ये स्टेबल हो सके। सो सबसे पहला मैं यहां पर क्लियर करूंगा जो जो कंपाउंड्स आपके यूज होते हैं यहां पर, किसमें, थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन में। जैसे सरफेस एक्टिव एजेंट्स, हमारे जो सरफेक्टेंट्स यूज होंगे वो सॉप्स यूज होगा, स्पांस यूज होगा, ट्विंस यूज होगा। उसी के साथ हाइड्रोफिलिक कॉलॉइड्स के एग्जांपल हम यहां पर यूज करेंगे अकेशिया, जिलेटिन, मतलब ये भी सरफेक्टेंट कैटेगरी में है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले क्लियर किया था। वहीं पर फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स में बेंटोनाइट आप यूज करेंगे, वीगम। तो ये जो है 1, 2 और 3, अब ये देखिए ये थ्योरी 1 में यूज होगा, ये थ्योरी 2 में यूज होगा, ये थ्योरी 3 में होगा। तो ये आपने याद कर लिया, तो मैं इसको यहां पर इस तरीके से बताता हूं। सबसे पहला है मोनोमोलिकुलर एडसॉर्प्शन। मोनोमोलिकुलर का मतलब यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि सिंगल लेयर, मोनो का मतलब सिंगल लेयर कहीं ना कहीं एडसॉर्प्शन हो रहा है। ये आपके पास लेट सपोज ये ऑयल फेज है। अब इस पर आपने क्या किया, आपने मोनोमोलिकुलर, अब मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि ये पार्टिकल्स हैं जो आपने, ये अनस्टेबल है, तो अब इनको स्टेबल कैसे करना है। अब इनके ऊपर आपने कुछ ना कुछ लेयर बनाई, आपने इनको स्टेबल बनाना है, इनको स्टेबल बनाना है, तो आपने क्या किया, मोनोमोलिकुलर एडसॉर्प्शन करा दिया, मतलब मोनो लेयर बना दी हर पार्टिकल पर, हर पार्टिकल पर मोनो लेयर बना दी, ठीक है, हर पार्टिकल पर मोनो लेयर बना दी आपने सरफेक्टेंट यूज करके। अब जब आपने लेयर बना दी तो ये अब क्या करेंगे, अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे और हमारा ये स्टेबल बन जाएगा। मैंने क्या कहा, मोनोमोलिकुलर फॉर्मेशन करके एडसॉर्प्शन करके हमने स्टेबल बना दिया, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल था ये अब स्टेबल बन गया। तो अब इसको स्टेटमेंट वाइज देख लेते हैं। देखिए जो सरफेक्टेंट है वो एब्जॉर्ब होगा ऑयल और वाटर इंटरफेस पर, ऑयल और वाटर के इंटरफेस पर एब्जॉर्ब होगा और एक मोनोमोलिकुलर फिल्म बना लेगा। अब मोनोमोलिकुलर फिल्म यही है, ठीक है। मोनोमोलिकुलर फिल्म कैसी होनी चाहिए, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो डिसरप्ट ना हो, और यही हमारा स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। तो पहला थ्योरी यही कहता है मोनोमोलिकुलर एडसॉर्प्शन। कोई मतलब नहीं है थ्योरी इतना पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम और आप कॉम्पिटिटिव में भी आराम से क्लियर कर लेंगे। अब यहां पर मैंने क्लियर कहा था पहली सरफेक्टेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, मैंने पहले बात क्लियर कर दी। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल हमारा है मल्टीमोलिकुलर। देखिए मल्टीमोलिकुलर मैं यहां पर क्लियर करूंगा, मल्टीमोलिकुलर बोला गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैनी हो रहा है, बहुत सारा मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है। तो यहां पर क्या बोला, अब यहां पर आपने क्या किया, इमल्सिफाइंग एजेंट जैसे कि अकेशिया, जिलेटिन आपने यूज किया, और उन्होंने क्या किया, ग्लोब्यूल्स के अराउंड में, ग्लोब्यूल्स के चारों तरफ क्या बना लिया, मेनली मल्टीमोलिकुलर फिल्म बना ली और कोएलेसेंस को रोक दिया। ठीक है, कोएलेसेंस एक इनस्टेबिलिटी होता है जिसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है वो स्टेबल नहीं रह पाता, तो उसको भी रोक दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्या कर रहा है, जो अकेशिया और जो जिलेटिन है वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस कर रहा है, और मेनली सिंपल इंटरफेशियल टेंशन इसका दूसरा काम है। ठीक है, और मेनली ये अगर अकेशिया और जिलेटिन आपने यूज किया हाई कंसंट्रेशन में तो आपका O/W इमल्शन में बनाने में भी मदद और इफेक्टिव स्टेबल बनाने में भी मदद करेगा। तो मैं यहां पर क्लियर कर दिया हूं, अकेशिया और जिलेटिन आपने यहां पर यूज किया, मतलब हाइड्रोफिलिक कोलॉइड आपने यूज किया।
नेक्स्ट है आपकी सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन। सॉलिड पार्टिकल एड्सॉर्प्शन में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आपने क्या किया, सॉलिड पार्टिकल, ये आपके पास कोई ड्रॉप है, ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल वाला, मैं यहां पर फिर से बना देता हूं, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल यूएस लिख दे रहा हूं, अब आपको इसको स्टेबल बनाना है। तो आपने क्या किया, इन ड्रॉपलेट्स पे, इन ये जो पार्टिकल्स है, इस आपने क्या किया, जो फाइनली डिवाइडेड सॉलिड है, जो अभी मैंने आपको क्लियर किया, उसको आपने क्या किया, इन पर मेनली एड्सॉर्ब करा दिया, क्योंकि एड्सॉर्प्शन आ रहा है, एड्सॉर्ब करा दिया, और एक रिजिड फिल्म बन गई, टाइटली लेयर बन गई, एक टाइट बन गया, ठीक है, एंड ऑफ क्लोजली पैक्ड सॉलिड, मतलब सॉलिड चिपक गया, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करेगा और कोलेसेंस होने से बचाएगा, मतलब कोलेसेंस मतलब इनस्टेबिलिटी होने से बचाएगा, तो ये पार्टिकल्स आपके स्टेबल हो जाएंगे। तो अब हमने यहां पर देखिए कितना स्मूथली कवर किया कि हमें थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल से स्टेबल बनाना था, और स्टेबल हमने तीनों थ्योरीज को यूज करके बनाया, और हमारे पास यहां पर एक हंसता खेलता एक इमल्शन बन गया है। सिंपल सी बात, यहां पर आई होप आपको फॉर्मुलेशन और मेनली थ्योरीज ऑफ इमल्सिफिकेशन क्लियर हुआ है। सो ऐसे ही सारी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया यूट्यूब चैनल, और वहां पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। इसी तरह से पढ़ते रहिए।